पहले मेरी टीम की बातें करेंगे बार्सिलोना के बारे में। एज अ मैड्रिड फैन क्या लग रहा है तुम्हें ये परफॉर्मेंस देख के बार्सा की इन दोनों मैचेस में, स्पेशली सेकंड मैच? दे हैव स्टार्टेड रियली वेल। आई थिंक काफी अच्छा स्टार्ट किया, एंड बहुत अच्छी चीज ये है कि वो लोग रिजल्ट निकाल ले रहे हैं। पहला जो मैच था उसमें इट वाज नॉट लाइक कि भाई कुछ ज्यादा ही सुंदर गेम खेल गए और ऐसी चीज दिख गई कि ये तो 2019-20 बायर्न म्यूनिख की याद आ गई, वैसी चीज नहीं थी। बट द थिंग इज कि जब आप एक इनिशियल स्टेजेस में होते हो, जब आपके फर्स्ट फ्यू मैचेस होते हैं, उसके अंदर बहुत जरूरी चीज ये है कि आप कुछ ना कुछ करके जीत जाओ, चाहे आपके टैक्टिक्स फुली इंप्लीमेंट हो या ना हो। रिदम बननी चाहिए, रिदम बननी चाहिए। और प्लस वो 3 पॉइंट की वैल्यू सबको पता है। जिस तरीके से मैड्रिड अपनी पूरी समर विंडो प्रिपेयर करी थी, इस टाइम पे जो टीम है उसको कॉम्पीट करने के लिए आपके ऑलरेडी क्लब के अंदर बहुत मेस है ऑलरेडी। काफी ऐसे प्लेयर्स है जो कि हो सकते हैं हांसी फ्लिक ना चाहता हो देना, बट भाई देना पड़ रहा है। वितोर रॉकी अभी जा चुका है भाई, जिनको नहीं पता, रियल बीटिस, वो भी 2 सीजन के लोन के लिए, ऑफिशियल हुआ है रिकॉर्डिंग के टाइम, 2 सीजन के लोन के लिए, और फिर ऑप्शन टू बाय भी है। ऑप्शन टू बाय भी है। तो वही मुझे लगता है कि मतलब ऐसे काफी डिसीजंस है। डैनी ओल्मो भाई साहब रजिस्टर ही नहीं हो पा रहे, सब जाने दी उसके बाद भी रजिस्टर नहीं हो पा रहे। इसके लिए अपेरेंटली इसके ऊपर चलो बात करेंगे आगे, ये पॉइंट है मेरा। सो मुझे लगता है कि ऐसे इतनी क्योटिक सिचुएशन में जब फैंस खुद क्वेश्चन कर रहे हैं, आज का रफाएल लियाओ की न्यूज़ देखता हूँ मैं ट्विटर पे, और नीचे सारे बार्सा फैंस कहते हैं भाई कैसे बेवकूफ़ हो तुम लोग क्यों फालतू की न्यूज़ फैला रहे हो। मतलब इस टाइम पे बार्सा फैंस इतने फेड अप हो चुके हैं कि उनके ऐसे ही रिएक्शन होता है रफाएल लियाओ के ट्रांसफर पे। सब लोग ये, हाँ, सब नीचे आए कह रहे कि भाई डैनी ओल्मो रजिस्टर नहीं हो पा रहा और तुम लोग कह रहे हो कि हम लोग एक रफाएल लियाओ ले आएंगे। तो आई थिंक सब लोग काफ़ी फेड अप है इस टाइम पे पूरी ट्रांसफर विंडो सिचुएशन से। एंड उसमें अगर उनका क्लब जो है वो जीतता है तो एक वो सिंगल सोर्स ऑफ हैप्पीनेस होती है। इस पॉइंट को ना और डिटेल में ब्रेक डाउन करेंगे वीडियो में आगे। अभी 5-6 पॉइंट पे कवर करना चाहता हूँ। पहला पॉइंट जो मेरा होने वाला है ना, लेट्स स्टार्ट आउट ऑन अ पॉजिटिव नोट। सेकंड मैच तो क्योंकि स्पेशली बार्सा ने जो डोमिनेट करा है, मजा आ गया देखकर। प्लस वो एथलेटिक के अगेंस्ट था, बिल्कुल। एंड मैं यहीं पे हांसी फ्लिक के बारे में पहले पॉइंट में बात करना चाहता हूँ। हमने पिछले साल ही देखे हैं, अभी बहुत सारे वो कूलर्स जो हैं बहुत ऑफेंड हो जाएंगे इस बात को लेके। एंड वही है, मतलब कि आंखों में पट्टी लगी होती है तो दिखती नहीं चीज़ें कई बार। चावी बहुत बड़ा लेजेंड है हमारा एज अ प्लेयर भाई, फॉर एवर इंडेटेड टू चावी फॉर द थिंग्स दैट ही हैज डन फॉर बार्सिलोना। बट लास्ट सीजन जो क्राई बेबी नेचर दिखाया गया था, जो लूजर मेंटालिटी दिखी थी हम लोगों को, वो अनएक्सेप्टेबल होनी चाहिए टॉप क्लब के लिए जैसे कि बार्सिलोना है। कॉन्ट्रास्ट इट विद हांसी फ्लिक। अराहो इंजर्ड है, डियोंग इंजर्ड है, पेड्री पहले मैच में स्टार्ट करने को प्रिपेयर्ड नहीं था, गावी इंजर्ड है, आंसू फाटी इंजर्ड हो रखा है। ट्रांसफर मार्केट में जो आपने एक अच्छी साइनिंग करी है वो रजिस्टर नहीं हो पा रहा है। निको विलियम्स पे आपकी होप्स थी, वो आया नहीं। एक एक्सक्यूज सुना तुमने अभी तक हांसी फ्लिक से? आई थिंक वो है ना, अभी तक नहीं सुनी। मतलब अभी तो हमें एक्सपेक्ट करना भी नहीं चाहिए कि वो अभी तो आया है क्लब के अंदर, जिस लोगों ने उन्हें हायर किया है इतनी जल्दी तो आके नहीं बोलेगा। आई रिमेम्बर चावी भी अपने स्टार्टिंग इवन 1 साल के अंदर काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेटिंग था। सबको लग रहा था कि यार इसलिए ये बंदा होना चाहिए, क्योंकि जैसी हालत है सिचुएशन की, जैसी हालत है क्लब की इस टाइम पे, जो सिचुएशन है उसके अंदर एक ऐसा बंदा ही काम कर सकता है जो कि फालतू में रोना ना गाए कि भाई हमें ये नहीं मिल रहा, हमें वो नहीं मिल रहा। यार एक बात बताओ, पहली बात तो चावी कंटिंजेंसी में आया था जब मिड सीजन किसी और को सैक किया गया था, कोमन को। ही ऑल्सो गॉट प्लेयर्स लाइक ओबामेयांग, अडामा ट्रेओरे, जो कि वो लूक डियोंग, जो कि एक शॉर्ट फिक्स थे लेकिन थे। हांसी फ्लिक को ऐसे कितने प्लेयर मिले? इनफैक्ट जो स्टार्टिंग टीम के प्लेयर्स हैं वो भी इंजर्ड हैं। पहला मैच बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग नहीं था। उसने एक बार भी ये कहा कि जब हमारे अभी जो मेन प्लेयर्स हैं वो नहीं है इसलिए हम सफ़र कर रहे हैं। हर चीज़ वो ये कह रहा है कि भाई मैं टीम से बेटर एक्सपेक्ट करता हूँ, इन सेट ऑफ प्लेयर से बेटर एक्सपेक्ट करता हूँ। भाई बर्नाल जो प्लेयर है, कितने लोगों को पता था इस सीजन से पहले? उसको स्टार्ट करा रहे हो आप, कितनी गट्स चाहिए करने के लिए? डियोंग नहीं है, क्रिस्टियनसन नहीं है फिट स्टार्ट करने के लिए, गुंडोगान चला गया भाई आते ही। मेरे ओपिनियन में बहुत ज़्यादा रीजंस थे हांसी फ्लिक को कंप्लेन करने के लिए। उस बंदे ने अभी तक चूं भी नहीं करी है। जो रिसोर्सेज हैं उनको सही से यूज़ करके, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये जो पहले 2 मैचेस हैं, दिस बार्सिलोना लुक्स फार बेटर दैन द बार्सिलोना ऑफ लास्ट सीजन। कोई डाउट ही नहीं है। आई थिंक आई गिव हिम दैट कि उसने ये नहीं बोला कि मेरे मेन प्लेयर्स अवेलेबल नहीं है इसलिए हम लोग जीत नहीं पा रहे। तो वो चीज़ तो वो उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि बेसिक एकदम बेस लेवल पे जो मेंटालिटी है वो ऑब्वियसली हांसी फ्लिक की थोड़ी बेटर होगी। बहुत एक्सपीरियंस मैनेजर है, काफ़ी ज़्यादा सिचुएशंस डील कर चुका है। बट वो वही, अगर वो ट्रांसफर वाली बात होगी तो आई थिंक
ईदर वे उसके खुद के लिए इट इज़ टू सून। अगर वो क्लब के अंदर आते ही क्लब के अगेंस्ट ही बोलने लग जाएगा तो फिर पहली बात खराब हो जाएगी। यार मेरा बेसिकली पॉइंट ये है कि आई एम प्रिटी श्योर उसने जब साइन करा होगा कॉन्ट्रैक्ट तो कुछ अग्रीमेंट्स पे करा होगा, कुछ टर्म्स पे करा होगा, एंड आई एम प्रिटी सर्टेन कि उसमें से काफ़ी चीज़ें फुलफिल तो नहीं हो सकता है। हाँ, ट्रांसफर मार्केट में तो स्पेशली। तो बहुत ईजी होता है एक बंदे के लिए कुछ एक्सक्यूज देना, वो नहीं दे रहा। ऑफकोर्स जो तुम कह रहे हो वो सही हो सकता है कि आज से 5 महीने बाद एकदम से सिचुएशन पलट जाए। चावी के लिए भी किसने सोचा था कि ऐसे पलटेगा? टॉर्चर जो होता है क्लब के अंदर मैनेजर के साथ, हो सकता है कि भाई अगले 2 साल में आपको हांसी फ्लिक भी कहता वो दिखे, कैमरा पे दिख रहा है कि सब रिग्ड है, ये सब बोल तो दिख जाए चावी की तरह। बट द साइंस आर प्रॉमिसिंग। एंड जो मेरा मेन पर्पस था हांसी फ्लिक को लाने का कि मेंटालिटी तगड़ी होनी चाहिए और कुछ होना हो, वो मुझे होता हुआ दिख रहा है। तो वो चीज़ है तो ठीक है ना, टैक्टिक्स बाद में फॉलो कर लेंगे। आदमी दिमाग से पहले सही होगा ना, फील्ड पे परफॉर्मेंस अपने आप इंप्रूव होगी। तो कुडोस टू हांसी फ्लिक फॉर दैट अंटिल नाउ। सेकंड पॉइंट, मैं 2 प्लेयर्स के बारे में पर्टिकुलरली बात करना चाहता हूँ यहाँ पे। पहली बात तो कुंडे, एक ऐसा बंदा है जो कि प्रॉमिस पे आया था चावी के अंडर कि आपको एक सेंटर बैक बनाया जाएगा, बट देन ही वॉज फर्स्टली फोर्स्ड टू प्ले एज अ राइट बैक क्योंकि सर्कमस्टांसेस ऐसे थे। देन सेकंड सीजन में उसको बना ही दिया राइट बैक, जिसमें खुश नहीं था एक्चुअली में। बट इस सीजन जो स्टार्ट दिया उसने, इवन लास्ट सीजन के एंड में जितना कंसिस्टेंटली वो परफॉर्म कर रहा है बंदा, अभी इस मैच की बात कर लो, निको विलियम्स के 0 ड्रिबल्स थे भाई। हाँ, कुंडे ने पॉकेट करा है पूरा। मुझे एंड कुंडे वही है, ही इज नॉट अ प्रॉपर फुल बैक जो कि आगे जाके क्रॉसेस भी डाल रहा है एंड एथलेटिक है, आगे देख के ही नहीं लगता उसको कि वैसा टाइप का है। हाँ। बट जिस तरीके से उसने अपने आप को ढाला है राइट बैक के रोल के अंदर, एंड हांसी फ्लिक भी जैसे उसको यूटिलाइज कर रहा है भाई, बहुत बढ़िया एक प्लेयर निकल के आ सकता है इस सिस्टम के अंडर। काइंड ऑफ हमने किमिच को भी देखा था ऐसे करते हुए राइट बैक पे 4-2-3-1 में 19-20 में। बट कुंडे अपनी एक एलिमेंट लेके आएगा टीम में। आई थिंक ही हैज बीन ग्रेट। मैं भी कुंडे के लिए यही कहूंगा क्योंकि हांसी फ्लिक का जब सिस्टम देखोगे तो उसमें आपको प्रॉपर वैसे फुल बैक्स चाहिए होते हैं जो कि आगे जाके गुड ऑन द बॉल क्रॉसेस डाल सके अच्छे से। एंड कुंडे अगेन ऑफेंसिवली में भी अभी भी उस लेवल पे नहीं है जितना होना चाहिए एक फुल बैक को, बट उस चीज़ के लिए मेकअप कैसे करता है वो बंदा। इवन यूरोज में देखने को मिला था, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी उसकी। तो मुझे लगता है कि एज एन ओवरऑल प्लेयर आपको हमेशा चाहिए होगा ऐसे टाइप का प्लेयर जो कि अपनी पर्सनल विश जो है, अपनी पर्सनल जो उसकी प्रेफर्ड पोजीशन है वो सैक्रिफाइस करके दूसरी जगह खेल के भी डिलीवर कर रहा है। बिल्कुल सही बात। एंड जो सेकंड प्लेयर जो मैं बोलना चाहता हूँ इसी पॉइंट में वो है हमारे लेवेंडोस्की। पता नहीं इससे मुझे लग रहा है किसी और को भी लगता है ये, पर जब से हांसी फ्लिक आया है ऐसा लगता है कि लेवेंडोस्की की शॉट पावर बढ़ गई है क्या भाई। पिछले मैच में उसने 2 गोल मारे थे, इस मैच में उसने 1 गोल मारा। क्या गोल मारा पहली बात तो, एंड 2-3 बार पोस्ट को हिट भी करा उसने। His involvement in the game is far superior than what it was under चावी, कोई डाउट ही नहीं इस बात पे। एंड जिस तरीके से उसने रिजुविनेट करा है लेवेंडोस्की को, भाई मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कोई बड़ी बात नहीं, अगर पिचिची जीतता है तो इस साल। एंड आई थिंक द थिंग इज कि चावी के अंडर वो उस लेवल पे इतनी जल्दी इतने सारे चांसेस नहीं बन रहे थे। चांसेस बन रहे थे तो एट टाइम्स आइसोलेटेड चांसेस बन रहे थे, इन द सेंस कि लेवेंडोस्की से अगर बॉल आई बॉक्स के अंदर तो वो किसे पास देगा, कोई पास में है ही नहीं उसके। अब यहाँ पे अगर 5-6 प्लेयर्स आगे बॉम्बार्ड करे गए हैं तो उसके पास हमेशा एक पासिंग ऑप्शन अवेलेबल होगा जिसके चलते 1-2 करके कुछ ना कुछ वो चांस बना ही लेगा अपने लिए। इसमें भी आज उस साइड एक हैट्रिक हो सकती थी उसकी पोटेंशियली। सो ये तो डेफिनेटली है कि उसका इन्वॉल्वमेंट काफ़ी बढ़ गया है गेम के अंदर एंड उसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी स्कोर करने के लिए। भाई लेवल अप करा है बंदा। मैं तो ये भी नहीं कह रहा सिर्फ कि अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा मिलेंगी तो टैप इन मारता रहेगा। हिज ओवरऑल गेम हैज़ लेवल्ड अप एंड आई थिंक काफ़ी अच्छी बात है ये। बट वो पिचिची वाला, हाँ डेफिनेटली अगर लेवेंडोस्की जीता है तो कोई किसी को सरप्राइज नहीं होना चाहिए क्योंकि जिस लेवल से खेल के आ रहा है वो, मैं वही कहने वाला था। बट वाई आई थिंक कि अल्टीमेटली नहीं जीतेगा, इट इज़ बिकॉज कि सीजन स्टार्ट हुआ, अभी 2 मैचेस हुए हैं, क्या वो लगातार वो 38 गेम्स के लिए कंसिस्टेंसी रख सकता है? वो मुझे लगता है क्योंकि 34 का हो चुका है वो, 34 या 35 शायद, या सून टू बी 35। तो अब जो लेवल है उसका वो गिरने ही वाला है अनफॉर्चुनेटली जैसी एज जा रही है। भाई मेरा पॉइंट वही है कि वो तो एक नेचुरल बॉडी डिक्लाइन जो हो रही है वो तो हो रही है, बट एक जो स्किल में जो अप लेवल होता है ना, एंड वो बहुत हद तक बैक्ड है मेंटालिटी से। जब वो हांसी फ्लिक आया तो ही सॉ फेमिलियर फेस। आई थिंक अच्छी चीज़ ये है कि अगर एक बंदा एज कर रहा है तो उसे मे बी जिसमें पहले 2 चांसेस में वो 1 गोल मार देता था, अब शायद 4 चांसेस में 1 गोल मारेगा। पर 4 मिल तो रहे चांसेस, 4 चांसेस मिल रहे हैं
ऑन द अदर हैंड अगर मैं एक सिमिलर प्लेयर की बात करूँ रोनाल्डो को, जिस टाइप के उसके डिसीजंस थे जैसे क्लब्स में हो गया, एंड में आते आते उससे अपने चांसेस ही नहीं मिल रहे थे तो गोल क्या मारेगा। तो आई थिंक लेवेंडोस्की के साथ ये बहुत अच्छी चीज़ है कि जिस टाइप का मैनेजर है, पहली बात तो बहुत फेमिलियर है उसके साथ, वो ऑलरेडी खेला हुआ है, पोटेंशियल बैलेंड और विनिंग सीजन दिया था उसके साथ, हांसी फ्लिक को पता है कैसे यूटिलाइज करना उसे, तो एकदम वो मैच फिट बैठा हुआ है एकदम। रोनाल्डो तो सिस्टम हैक कर लिया ना, अगर चांस नहीं मिल रहा तो पूरे गेम का लेवल ही नीचे कर दो किसी और लीग में जाकर। जोक। बट चलो नेक्स्ट जो पॉइंट होने वाला है, एंड जो तुमने अभी कहा कि लेवेंडोस्की को बहुत ज़्यादा चांसेस मिल रहे हैं क्योंकि प्लेयर्स उसके पास हैं, इसमें बहुत बड़ा रोल है रफीनिया का। और मैं रफीनिया की स्पेसिफिकली बात करना चाहता हूँ बिकॉज एक बंदा जो कि एक राइट विंगर की तरह आया था टीम में, वो इस वक्त राइट विंग को छोड़ के हर जगह खेल रहा है। वो एक अटैकिंग मिडफील्डर की तरह खेल रहा है जिसको बहुत ज़्यादा वर्क रेट देना पड़ रहा है पीछे आके भी एज अ मिडफील्डर। वो लेफ्ट विंग पर भी कभी कभी खेला है जब फेरान टोरेस सब आउट हुआ है। उस बंदे ने एक बार कंप्लेंट नहीं करी। एंड पता मैं खुद बहुत बड़ा मतलब बहुत क्रिटिकल रहा हूँ रफीनिया को लेके, मुझे प्लेयर बहुत पसंद नहीं है, बट मैंने ये खुद भी कहा था कि लास्ट सीजन ही वाज सरप्राइजिंगली वन ऑफ आवर बेस्ट प्लेयर्स। एंड इस साल मुझे सबसे अच्छी चीज़ उसकी पता क्या लग रही है, उसके ऊपर इतने रूमर आए कि इसको बेच सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, इस इंसान ने भी कोई चू नहीं करी। इसने चुप करके अपनी परफॉर्मेंस दी है और इस वक्त सारे फैंस उसको अपलॉड कर रहे हैं। एज यू सेड लास्ट सीजन में जब कोई गोल नहीं मार रहा था तो रफीनिया ही गोल मार रहा था। मैं कह रहा हूँ तुम गोल ना भी मारो एटलीस्ट वो क्रिएट तो कर रहा था कुछ, बाकी लोग तो सो रहे थे भाई। वो बंदे का पूरा रोल चेंज कर दिया। वो पिछले साल राइट विंग पे वन ऑफ आवर बेस्ट प्लेयर्स था, बट क्योंकि अब आपको यमाल को भी फिट करना है तो आपने यमाल जो कि उससे आई एम थिंकिंग 10 साल छोटा है शायद, 26-27 का रफीनिया। हाँ डैम, 10 साल छोटे बंदे को आपने प्रायोरिटी दी उस पोजीशन पे। ईगो हटा के रफीना ने एज एन अटैकिंग मिडफील्डर खेला सेंट्रली। एंड जो वर्क रेट दे रहा है, हांसी फ्लिक ने बहुत तारीफ करी उसकी कि मेरे सिस्टम के लिए रफीना ऐसा प्लेयर बहुत तगड़ा है इस वक्त, क्योंकि वो मुझे जितनी वर्क रेट देता है, जितनी प्रेसिंग देता है, वो अनपैरेलल्ड है। एंड तभी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अगर ट्रांसफर विंडो में जैसे रूमर्स हैं कि एक लेफ्ट विंगर आने वाला है एंड डैनी ओल्मो का आप जैसे लाए उसे स्टार्ट तो आपको कराना ही पड़ेगा। एज सून एज ये दोनों चीज़ें कंप्लीट हो जाती है, रफीनिया कहाँ पे खेलता है, क्योंकि यमाल तो बैठने नहीं वाला, स्पेशली आफ्टर व्हाट ही हैज डन इन दिस मैच। ओके सो लास्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे। बट रफीनिया को यार यू हैव टू अपलोड, आपको पसंद हो ना हो, लेकिन उस बंदे ने करके दिखाया है बिल्कुल। एंड जो नेक्स्ट पॉइंट है मेरा बिफोर यू मूव ऑन टू द डैनी ओल्मो सिचुएशन, वो मैं 2 प्लेयर्स की बात करना चाहता हूँ, 2 यंगस्टर्स हैं हमारे, पेड्री एंड यमाल। पेड्री ने भी लास्ट मैच में बहुत अच्छा खेला एंड यमाल का तो चलो मैं पता ही, जो गोल मारा उस बंदे ने थोड़ा डिफ्लेक्शन था, बट क्या भाई प्लस वो टिपिकल वो था भाई, मतलब आई थिंक उसके अभी तक के पूरे करियर के 90% ऑफ गोल्स ऐसे हैं, टिपिकल वो लेफ्टी गोल है, कट इन करके एकदम से कर्लर मार देगा, प्रॉपर मेसी वाला है। यमाल तो डेफिनेटली आई एक्सपेक्ट हिम टू गिव मच बेटर आउटपुट देन लास्ट सीजन। ये लास्ट सीजन में पूरा थ्रू आउट द सीजन स्टार्ट भी नहीं करा था। इस साल वो एक बहुत ही बड़ा प्रोमिनेंट फिगर होने वाला है। एंड वंस अगेन ये सब लोग हांसी फ्लिक के सिस्टम के लिए बहुत इंटीग्रल होने वाले हैं, बहुत बड़ा रोल होगा इन लोगों का। बट पेड्री ऑल्सो जिस तरीके से वो खेला है, कल एक डिफरेंट रोल में था, वो एक अटैकिंग मिडफील्डर नहीं था, उसको एक डबल पिवट में रखा हुआ था, वहाँ से ऑफकोर्स वो आगे जा सकता है, बट स्टार्टिंग पॉइंट उसका मच डीपर था। एंड इस रोल में हम लोगों ने उसको चावी के अंडर भी देखा हुआ है इन अ 3-2-4-1, बट उसमें भी उसकी परफॉर्मेंस ऐसी नहीं थी। अब ऑफकोर्स यहाँ पास अभी बहुत बड़ा डेटाबेस नहीं है जज करने के लिए। मेरा सबसे बड़ा कंसर्न सिर्फ यही रहेगा, जब गावी आ रहा है, जब फर्मीन लोपेज वापस आ गया है, जब अपना डियोंग वापस आ जाएगा, क्रिस्टेंसन वापस आ जाएगा, डैनी ओल्मो खेलने लग जाएगा, क्या पेड्री की जगह बन रही है स्टार्ट होने की उस जैसे टैलेंटेड प्लेयर की, जो कि कैप्टन भी है अभी टीम। हाँ कैप्टन है, राइट। आई थिंक बहुत डिफिकल्ट इसलिए क्योंकि आई थिंक गावी जब आ जाएगा वो नो ब्रेनर है भाई, वो स्टार्ट करने वाला है। प्लस हांसी फ्लिक जैसे सिस्टम में आई थिंक वो ना हांसी फ्लिक के सिस्टम में क्रिएटिविटी से ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपके वर्क रेट को दी जाती है, तो गावी जैसा वर्क रेट तो कोई ला ही नहीं सकता। तो इधर आई थिंक गावी तो स्टार्ट करेगा ही करेगा। पेड्री का वही सिचुएशन इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट है क्योंकि स्पेन में भी वो स्टार्ट कर रहा था, डैनी ओल्मो बाद में आया था, बट अगर डैनी ओल्मो आके कंसिस्टेंटली डिलीवर कर रहा है जो कि एक्सपेक्टेड है इस टाइम पे एक 60 मिलियन की साइनिंग से, तो कहाँ एग्जैक्टली खेलने वाला है पेड्री, क्योंकि फिर वो लेफ्ट विंग राइट विंग जो हमने देखा था पेड्री बीच में, इवन गावी बीच में, चावी के अंडर वो लेफ्ट वाली पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहे थे, अब तो वो भी नहीं कर सकते अगर विंगर ही आ जाएगा तो। रफीना भी बेंच पे बैठा हुआ है, टोरेस भी बेंच पे बैठा हुआ है, तो इतनी ज़्यादा अवेलेबल है आपके पास ऑप्शन, उसके बाद पेड्री कैसे फिट इन होगा, क्या फिट इन करने का एग्जैक्टली सेंस बनेगा भी, क्योंकि जितनी फ्रीक्वेंटली वो इंजर होता है
कहीं ऐसा ना हो कि बहुत अच्छा फॉर्म चल रहा हो फिर इंजर हो जाए 3-4 महीने के लिए। तो आई होप कि पहली बात तो फिट रहता है, सेकेंडली उसके बाद देखा जाएगा कैसे फिट नहीं हुआ, क्योंकि एक पेड्री जैसा प्लेयर जो कि इतना क्लासी है इस टाइम पे उसकी जगह भी पक्की नहीं है बारसा में। ये एक तरीके से अच्छा भी है बारसा के लिए क्योंकि इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बट गंदा पेड्री के लिए है काफ़ी ज़्यादा, उससे करियर के लिए काफ़ी गंदा है, एकदम से इतना डीरेल हो गया। तो ये चीज़ तो है। एंड अब आते हैं मेन पॉइंट पे कि डैनी ओल्मो की सिचुएशन क्या है एंड कैसे वो फिट इन होगा टीम के अंदर। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, जो तुम कह रहे हो कि रफीना बेंच पे होगा, मुझे नहीं लगता बेंच पे होने वाला है, क्योंकि हांसी फ्लिक एक 4-2-3-1 तो खिलाता ही है। जो आगे के 4 प्लेयर होते हैं ना, उसमें अटैकिंग मिडफील्डर वाले रोल पे एक मिडफील्डर नहीं होता। ओके, बायर्न म्यूनिख में भी इट वाज थॉमस मुलर। वो 4 फॉरवर्ड्स को लेता है और एक फॉरवर्ड को थोड़ा पीछे खींच देता है, मोर लाइक अ सेकंड स्ट्राइकर। तो वो अल्ट्रा अग्रेसिव अप्रोच के चक्कर में ना एक मिडफील्डर को अटैकिंग मिडफील्डर के रोल में नहीं रखेगा, वो एक फॉरवर्ड को अटैकिंग मिडफील्डर के रोल पे रखता है मोस्टली। एंड मुझे ऐसा लगता है कि रफीना जो वर्क रेट दे रहा है, जितना अच्छा खेल रहा है, उसको सेंट्रली ही खिलाया जाएगा। फरान टोरेस इतना अच्छा नहीं खेल रहा अभी, शायद डैनी ओल्मो एज ए लेफ्ट विंगर खेले। मुझे नहीं लगता कि डैनी ओल्मो को, काफ़ी लोग बोल रहे हैं इस वक्त कंटेंट की फील्ड में भी कि उसको सेंट्रली खिलाया जाएगा, बट देन क्या आप मुझे ये कह रहे हो कि रफीना लेफ्ट विंगर खेलने वाला है, जो कि क्या सेंस है उस बात का? एंड यहाँ बेंच पे बैठेगा, कोई सेंस नहीं है बेंच पे बैठने का। नहीं मतलब आई थिंक इसका अनफॉर्चुनेटली सोल्यूशन खुद डेको और लापोर्ता दे देंगे। अगर वो लोग फिर से, उन लोगों ने बोल दिया है कि हम लेफ्ट विंगर साइन करने वाले, और अल्टीमेटली अगर नहीं करा तो नेचुरली फिट इन हो जाएंगे। भाई एक सेकंड, ये डेको और लापोर्ता जो बकवास करते रहेंगे, कोई सेंस है इनकी बातों का? इनसे ये डैनी ओल्मो रजिस्टर तो हो नहीं पा रहा। मैं तो अब कह रहा हूँ निको विलियम्स ने भी सही करा नहीं आकर। हाँ भाई एक प्लेयर रजिस्टर नहीं हो रहा, तुम किस मुंह से गारंटी दे सकते हो निको विलियम्स की को कि वो साइन हो जाता बारसा में, रेगुलरली थ्रू द सीजन खेलता? हाँ। ये भाई 2 लीग मैचेस खत्म हो चुके हैं 38 में से, डैनी ओल्मो अभी तक रजिस्टर नहीं हुआ। ऐसा बोला जा रहा है कि अभी 2-3 सेल्स होंगी तब होपफुली इनफ पैसा होगा कि बारसा डैनी ओल्मो को रजिस्टर कर पाए। कोई बड़ी बात नहीं है कि अभी 2-3 मैचेस और लग जाएं उसको साइन करने में। पहला पूरा महीना आपका निकल जाए खाली विदाउट एनी एक्शन बारसा पे। ऐसे में कोई प्लेयर क्यों आना चाहेगा? ये सेम सिचुएशन नहीं हो रही जो मेसी के साथ हुई थी, राइट, जब वो इंटर मायमी चला गया था, कि कोई गारंटीज ही नहीं है भाई, कोई प्लान ही नहीं दिख रहा मुझे अपने सामने कि मुझे कैसे साइन करोगे आप, तो मैं कैसे आप पे ट्रस्ट कर लूँ? तो निको विलियम्स का तो मैं कहता हूँ कि भाई ठीक ही करा तूने एक साल रुक कर, देखो नहीं कर पाता रजिस्टर। एंड दूसरी बात, अगर डैनी ओल्मो रजिस्टर नहीं हो पा रहा तो दूसरे प्लेयर को आपने साइन कर भी लिया, अब उसके वेजेस को एडजस्ट कैसे करोगे बिल के अंदर? कहाँ से कर लोगे? और फिर उसका अभी 1 महीना डैनी ओल्मो का लगा, फिर 1 महीना और लेंगे ये लोग दूसरी साइनिंग रजिस्टर। एग्जैक्टली, तो कोई सेंस ही नहीं है इस बात में बिलीव करने का कि डेको और लापोर्ता ने कह दिया हम एक और प्लेयर साइन करेंगे, लेफ्ट विंगर साइन करेंगे। अगर आप करोगे तो आप एक कोई घटिया सा ही विंगर साइन करोगे, जो कि एक बहुत ही शॉर्ट टर्म फिक्स होने वाला, तो साइन क्यों ही कर रहे हो? इससे अच्छा डैनी ओल्मो को खिला दो भाई लेफ्ट विंगर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक सीजन और झेल लेंगे, इतने 2-3 साल तो चलता ही आ रहा है। बट स्पेसिफिकली ऑन डैनी ओल्मो, इट इज क्वाइट सैड टू सी वो जिस सिचुएशन में है अभी। उस बंदे ने बिना कुछ सोचे हाँ करा बारसा को, जहाँ पे वो बचपन में खेला भी है, एंड अभी उसको टीम चाहती है खिलाना। अभी हम लोग को फरान टोरेस को खिलाना पड़ रहा है, जो कि ऑनेस्टली नहीं चल रहा अभी लेफ्ट विंग पर, उसकी पोजीशन राइट विंग ही है। एक प्लेयर, एक ऐसी पोजीशन का प्लेयर जो कि आपको जरूरत है जिसकी, वो आप खिला नहीं पा रहे हो क्योंकि आप रजिस्टर नहीं कर पा रहे हो। इससे ज्यादा शर्मनाक चीज एक बड़े क्लब के लिए कुछ नहीं हो सकती। ऐसे में आप डैनी ओल्मो को क्या ही बोलोगे? राइट, मेरे हिसाब से भी डैनी ओल्मो ने आके थोड़ी सी मिस्टेक ये कर दी कि उससे शायद प्रॉपरली देखा नहीं, या फिर हो सकता है लापोर्ता ने फॉल्स प्रोमिसेस करे अगेन कि हम रजिस्टर कर लेंगे एंड अल्टीमेटली नहीं कर पा रहे। देखो रजिस्टर तो हो ही जाएगा अल्टीमेटली, हाँ, बट ऐसा तो हो नहीं सकता कि रजिस्टर हो ही नहीं हो तो जाएगा ही, बट वही है ना, आपने मिस कर दिया भाई इतने मैचेस, तो वो चीज़ तो है। एक लॉन्गर ग्रैंडर स्कीम ऑफ थिंग्स में अगर आप 3-4 मैचेस मिस कर भी रहे हो 10 साल के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। एक प्रोफेशनलिज्म होता है, प्रोफेशनलिज्म का कोई एक्सक्यूज नहीं है। पर मैं ये नहीं कहूँगा कि आप ग्रैंडर स्कीम ऑफ थिंग्स को देख के ये कहोगे कि मैंने 3-4 मैचेस मिस कर दिए। 3-4 मैचेस कुछ नहीं होते 10 साल के अंदर, बट हाँ प्रोफेशनलिज्म बेटर होना चाहिए था। बट नॉनदलेस बारसा ने बहुत प्रॉमिसिंग साइंस दिखाए हैं। बिल्कुल टीम बहुत ही अच्छा खेल रही है अभी, अभी जो मेन प्लेयर्स हैं टीम के काफ़ी सारे वो आने बचे हैं। ये टीम बहुत तगड़ी हो सकती है फॉर श्योर। ला लीगा में
एक 2 हॉर्स रेस हमें दिख सकती है होपफुली। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।